तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा कि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है ना, वो क्या था, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये इंटीग्रल की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, तो इस वाले वीडियो में ऐसा करेंगे कि इस वाली डेफिनेशन को यूज करके एक सिंपल सा फंक्शन लेंगे और उस सिंपल से फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है वहां से निकालेंगे अपन। ठीक है, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन के केस में डिफरेंशिएशन की जो, भाई आज की तारीख में तो अब हमको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के भी डिफरेंशियल निकालने आते हैं, बट डिफरेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि वो स्लोप होता है। ठीक है, और उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे निकालते थे, कोई भी फंक्शन यदि एफ एक्स है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से स्लोप यदि हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालते थे, हम लिमिट लगाते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, याद, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये लिख करके बेसिकली हम कर क्या रहे थे, सपोज इस तरह से कर्व है तो है ना, ये x और ये एफ एक्स, तो हम कर क्या रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे एक बहुत छोटा सा ट्राइंगल बना रहे हैं, ये वाला बिल्कुल ही छोटा सा ट्राइंगल, क्योंकि h जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, ये h है ना, ये जीरो को टेंड कर रहा है। एक छोटा सा हमने ट्राइंगल बनाया है ना, इसका बड़ा पोर्शन मैं बना दूं तो कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन ये एफ एक्स है और ये ऊपर वाला ये क्या है, एफ एक्स प्लस एच। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही कर रहे हैं बेसिकली। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। और फिर हमने क्या किया था भाई, अपने अप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने कुछ बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशियल निकाले, है ना। आपको याद है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का निकाला था मेरे ख्याल से, साइन एक्स और है ना लॉग एक्स ln एक्स, है ना, इसका भी निकाला था। ये अपने अप्रिसिएशन के लिए कि भाई इस बेसिक प्रिंसिपल को, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके इनके डिफरेंशियल्स आते क्या हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया कि जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स जो है वो हमने निकाल लिए। ठीक है, फिर हमने कहा भाई एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल जो है वो ये होता है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग, और उनको यूज करके है ना हम ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए कि भाई हमको कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी दे दें तो हम उसका डिफरेंशियल निकाल सकते थे। यही किया था अपन ने। तो डिफरेंशिएशन के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, ये स्लोप, स्लोप निकालने का ये तरीका। तो इंटीग्रेशन के केस में जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एरिया अंडर द कर्व है इंटीग्रल। तो एक बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन लेंगे, है ना, बिल्कुल ही सिंपल सा फंक्शन लेंगे और उसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, है ना। आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि वो मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो उससे क्या होगा, है ना, आपको एक अप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद में तो हम हर केस में तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे नहीं। जैसे डिफरेंशियल भी, है ना, हमको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन यदि कोई दे दे तो हम भाई इस वाली इक्वेशन को तो बार बार यूज करते नहीं, पर वो रिजल्ट्स आ कहाँ से रहे हैं वो हमको मालूम होता था। तो एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, है ना, उसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं एक बार। एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, पिछले वीडियो में जो अपन ने एग्जांपल्स लिए थे तो उसमें एक एग्जांपल तो अपन ने ये लिया था, हमारा फंक्शन जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन था और ज्योमेट्री यूज करके, है ना, ये तो रेक्टेंगल का एरिया ही हो गया था, हमने एरिया निकाल लिया था, एरिया अंडर द कर्व। जो दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया था, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, उसमें क्या था, हमारा फंक्शन जो है ये था, ये ग्रीन लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन थी ये भी। तो इस वाले केस में भी हमने एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये है ना, एक ये रेक्टेंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड करके निकाल लिया था। ठीक है, अच्छा, ये आप अप्रिशिएट कर ही सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि ग्राफ होगा तो ये वाली चीज आप अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं इसका जरा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि इस वाले ग्राफ के केस में एरिया अंडर द कर्व जो है वो कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा। सपोज ग्राफ यहाँ तक जाता है तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन। और ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो कोई भी एक स्टैंडर्ड रेक्टेंगल या स्टैंडर्ड ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है ना। इन दोनों को यदि हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों एंड पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो इस ट्रायंगल वाले एरिया में ये तो एक्सेस एरिया आ जाएगा ना। तो ऐसे तो अपन कर नहीं सकते,
तो एकमात्र तरीका इसको करने का क्या है ना, ये मैं मिटा देता हूँ। तो इसका एरिया निकालने का क्या तरीका हो सकता है कि एक्स एक्सिस को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें। आप देख रहे हैं है ना, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से हम तोड़ दें, और कोई भी एक ये वाला पोर्शन जो है वो एक रेक्टेंगल को अप्रोक्सीमेट कर सकता है। यदि इसकी थिकनेस जो है वो हम टेंडिंग टू 0 कर दें, तो कोई भी एक रेक्टेंगल जो है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, इस टाइप को दिखेगा, है ना। ये और यहाँ पे बिल्कुल ये छोटा सा पोर्शन, ये ऑलमोस्ट, ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट बराबर ही हो गए एक तरह से। आप देख रहे हैं इस तरह से पतले पतले रेक्टेंगल्स बना दिए अपन। तो सपोज ये पॉइंट है ना 0 है और ये पॉइंट बी है ना, ए से बी, तो ए को अपने 0 ले लिया और बी तो बी है, ठीक। और इसको अपन ने n पार्ट्स में तोड़ दिया। तो एक पार्ट की जो थिकनेस है उसको यदि मैं डेल्टा एक्स बोल दूं, तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, b अपॉन n हो जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखें n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ताकि डेल्टा एक्स जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। बहुत थिन रेक्टेंगल लिए हैं ताकि हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए, ठीक। तो अब आप देखें ये हर मैं थोड़ा सा है ना, ये शुरू के 2-3 रेक्टेंगल ये मैं है ना बड़ी थिकनेस में बना रहा हूँ ताकि आप देख सकें। फर्स्ट के 3 रेक्टेंगल बना दिए है ना, ये 0। तो रेक्टेंगल का जो फर्स्ट रेक्टेंगल का ये जो राइट वाला जो पोर्शन है उसकी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, b/n होगी, दिख रहा है। जो सेकंड रेक्टेंगल है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल था, ये सेकंड रेक्टेंगल है। सेकंड रेक्टेंगल की जो राइट वाला जो पोर्शन है, राइट वाली जो बाउंड्री है, उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2b/n। तीसरे वाले रेक्टेंगल की 3b/n, दिख रहा है। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, पहला रेक्टेंगल लिया b/n, तो ये हो गया मतलब डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू x1 का स्क्वायर। भाई x1 क्या है, b/n, ये x1 है ना, ये x2, ये x3, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट b/n है ना, डेल्टा x, ये तो सेम ही है, x2 का स्क्वायर है ना, प्लस डेल्टा x x3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है, b/n xn का स्क्वायर। मतलब बेसिकली डेल्टा x इंटू एफ एक्स कर रहे हैं अपन हर डेल्टा के लिए। रेक्टेंगल की विड्थ तो सेम है, हाइट चेंज होती जा रही है ना, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, है ना, हाइट चेंज होती जा रही है। अच्छा अब देखें xi है ना, जो ith रेक्टेंगल है, ith रेक्टेंगल का जो x की जो वैल्यू है ना, वो क्या होगी, b/n, है ना, यहाँ से दिख ही रहा है। फर्स्ट रेक्टेंगल में b/n थी, सेकंड रेक्टेंगल में 2b/n, थर्ड रेक्टेंगल में 3b/n, क्योंकि हर रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, b/n है। तो x की वैल्यू ith रेक्टेंगल पे क्या होगी, b/n होगी, ठीक। तो ये जो एरिया का जो एक्सप्रेशन आया है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। भैया हम ऐड कर देते हैं, n = 1 से इन्फिनिटी b/n इंटू b/n का स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये एरिया जो है ये क्या आ गया, b³/n³, है ना, ये तो कांस्टेंट ही है। सिग्मा i = 1 to n i², है ना, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, b³/n³ एंड i = 1 to n i², ये क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक। अच्छा अब हम लिमिट लगा देते हैं, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, b³ है ना, हर n को अलग अलग कर दें अपन n/n, एक n यहाँ कर दिया, दूसरा n जो है वो सेकंड ब्रैकेट के नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/n, और तीसरा n जो है वो तीसरे वाले ब्रैकेट के नीचे, तो 2 + 1/n, ठीक है। और ये 6 तो है ही, लिमिट लगा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है, तो 2b³/6, तो अपने पास में क्या आ गया, b³/3 आ गया। अच्छा ये b जो है वो किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अपन ने लिया था, जनरल x के लिए यदि अपने को लिखना है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x³/3 लिख सकते हैं। तो ये जो x³/3 जो अपने पास में आया है, ये x³/3, ये क्या आया अपने पास,
ये एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव आया। एरिया अंडर द कर्व निकाला अपन ने, मैं अब यहाँ लिख देता हूँ इसको। एरिया अंडर द कर्व ये क्या आया, एक्स क्यूब बाय 3, ये एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है। अभी भी हम इसको इंटीग्रल नहीं बोल रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं। और इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये तो दिख रहा है अपने को। तो अब थोड़ी जगह करते हैं, है ना, दो डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले अपन। तो एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तो अपन ने देख लिया, है ना। फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एंटी डेरिवेटिव क्या है, अ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव बेसिकली इंटीग्रल ही है। अ फंक्शन जी एक्स इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, है ना, ये भी बोलते हैं इसको, है ना। एंटी डेरिवेटिव को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, है ना, जी एक्स इज एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स इफ जी डैश एक्स एफ एक्स के बराबर हो। ये एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है, जो अभी तक अपन डिस्कस करते आए हैं, है ना, सेम चीज। तो अब आप देखें, जिस तरह से एंटी डेरिवेटिव डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हमने एरिया निकाल करके, है ना, ये आया एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा, अब सपोज इसमें मैं 1 ऐड कर दूं, तो ये भी इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा क्या? जिस तरह से एंटी डेरिवेटिव डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन भी एंटी डेरिवेटिव होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, है ना। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2, ये भी इसका एंटी डेरिवेटिव है। एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 4, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लिख दें, वो इस वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो है वो एक नहीं होता है, कई हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी अपन देख रहे हैं, है ना, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन में 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो अब एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो अब हम आते हैं, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल, जो हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल, let f(x) be a function then the family of all its antiderivatives, है ना। ये यदि फंक्शन होता, यदि ये f(x) होता, तो ये जितने जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है इस फंक्शन का। तो ये 1 2 3 4 लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं इसको, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ऐसे करके लिखते हैं इसके एंटी डेरिवेटिव को। एंड इज डिनोटेड बाय, है ना, ये इंटीग्रल का एक साइन होता है, फिर फंक्शन dx, है ना। इंटीग्रल इस केस में क्या होगा, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर dx, ये एक्स स्क्वायर dx, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सिंगल फंक्शन नहीं है, फैमिली है। और फैमिली को डिनोट करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिए। और ये एक्स स्क्वायर dx, ये तो आप दिख ही रहे हैं, ये क्या है, ये हर एक रेक्टेंगल का एरिया है। जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स अपन ने बनाए थे उसका एरिया है। हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, हमने इंटीग्रल की जगह हमने क्या यूज किया था, सिग्मा। तो इंटीग्रल बेसिकली, है ना, सिग्मा ही है जब हम dx को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, मतलब टेंडिंग टू 0 कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का समेशन ही है ना, दिख ही रहा है, एफ एक्स डी एक्स है बेसिकली। किसी भी फंक्शन के इंडेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये वाला साइन आता है, ठीक। तो अगले वीडियो में, है ना, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल के, ठीक।